जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करेंगे और IMF का नाम शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वर्ल्ड वाइड, और हम मेनली डिस्कस करेंगे कि IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं किसी भी एक कंट्री को लोन देने के समय पे वो कितनी खतरनाक होती है। तो इस वीडियो में आपको एक काफ़ी डीप नॉलेज मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट और बेसिक क्वेश्चन उठता है कि IMF क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1944 में डेवलप हुई थी। इसको डेवलप करने का जो मेन पर्पस था वो था कि जो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वैसी सिचुएशन आने वाले समय में पूरी दुनिया को फेस ना करनी पड़े। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाने का सबसे मेन मकसद यही था। और आज अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो दुनिया की 190 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जैसा कि IMF की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि IMF वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को सिक्योर करता है, यह सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प करता है, हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और दुनिया की पॉवर्टी को कम करने में दुनिया की हेल्प करता है। ये जो फंक्शंस अभी मैंने आपको बताए हैं या इनकी वेबसाइट पे लिखे हैं, इनको अगर हम एक लाइन में समझें तो IMF का काम है कि किसी भी देश को यदि ज़रूरत पड़ती है तो उस समय पे लोन प्रोवाइड करना। लेकिन प्रॉब्लम जो मेन है वो यहीं पे आती है कि जब IMF लोन प्रोवाइड करता है तो उस समय उनकी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी खतरनाक होती हैं कि वो जो लोन लेने वाला देश है उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से IMF कंट्रोल कर लेता है या वहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। हम इसको इंडिया के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 1991 की बात है जब इंडिया ने IMF से $2.2 बिलियन का लोन लिया था, इंडिया का 67 टन गोल्ड गिरवी रखकर। उस समय लोन की ज़रूरत इंडिया को इसलिए थी क्योंकि जो आज श्रीलंका की कंडीशन है, जैसे कि उनके पास बेसिक चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पेट्रोल को इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल उनके ख़त्म हो चुके हैं। कुछ ऐसी ही कंडीशन 1990 में इंडिया की भी थी। तो इसलिए इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो IMF के पास मदद के लिए चले गए। तो उस समय IMF ने इंडिया के सामने जो एक मेन शर्त रखी थी वो उन्होंने कहा था कि वो इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करवाना चाहते हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। यानी कि इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनको आप बड़े खुश होकर MNCs बोलते हैं, उनके लिए इंडिया के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और दूसरा जो इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन असेट्स पर या वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पर उस समय कंट्रोल हुआ करता था वो इंडियन गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइज चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इंडिया के पास उस समय शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने, जो PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने IMF की सारी शर्तें मान ली और उसी समय इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पर इकोनॉमिक चेंज हुए और LPG रिफॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं वो भी उसी समय पे हुए थे। 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे वो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही हुए थे। तो होता यह है कि 1991 के बाद विदेशी कंपनियां इंडिया में आना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बड़े लेवल पर चेंज होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप के लोगों का मत है कि यह तो अच्छी ही बात है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आई और उन्होंने बिजनेस किया, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, यहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप मिला, फॉरेन करेंसी इंडिया में आई। ये एक ग्रुप का मानना है जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी और चीज़ें भी आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे पहला पॉइंट तो ये कि हमने LPG रिफॉर्म्स बाई चॉइस नहीं किए थे, ये हम पर थोपे गए थे, या हम कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर LPG रिफॉर्म्स IMF ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, उस समय की जो सरकार थी PV नरसिम्हा राव की, उससे करवाए थे।
तो जब कोई भी स्टेप बाय चॉइस या अपनी मर्जी से नहीं उठाया जाता है तो उस कदम से किसी देश का भला कैसे हो सकता है। दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में जो कंपनीज आई वो मोस्टली कहाँ की थी, वो कंपनी मोस्टली अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज की थी। और आपको अगर पता हो तो आईएमएफ में जो मैक्सिमम मतलब पकड़ है या जिनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है वो यूरोप के देश हैं और अमेरिका है। तो यहाँ पे जो स्वार्थ पूरा हुआ वो अमेरिका का हुआ और यूरोप का हुआ, ना कि इंडिया का, क्योंकि इंडिया के पास उस समय इतना अच्छा इंडस्ट्रियल बेस नहीं था या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम बाहर देशों में जाके ऑपरेट कर सके। तो यह एक तरफा फ़ायदा अमेरिका को हुआ और यूरोप के देशों को हुआ, क्योंकि वहाँ की कंपनियों ने इंडिया में आके ऑपरेट करना स्टार्ट किया और प्रॉफिट कमाना शुरू किया। और वैसे भी इंडियन मार्केट पर उन देशों की नज़र काफ़ी पहले से थी, क्योंकि इंडिया की मार्केट आप जानते हैं काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी ऐसी बड़ी मार्केट है कि यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और इससे पहले भी यानी कि 1991 से पहले भी वो देश ट्राई कर चुके थे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि इंडिया में घुसा जाए और वहाँ पर बिजनेस किया जाए, लेकिन इंडियन सरकार उस समय की बिल्कुल पक्की थी कि हमें अभी लिबरलाइज या ग्लोबलाइज नहीं होना है। लेकिन 1991 में आकर देश की फाइनेंशियल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि हमने मजबूरी में स्टेप उठाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो एजेंडा या जो हम बोल सकते हैं स्वार्थ पूरा हुआ वो अमेरिका का और यूरोप के देशों का हुआ था। तीसरा व्यू पॉइंट ये है कि किसी भी एक देश को ग्लोबलाइज अपनी इकोनॉमी को तब करना चाहिए जब वो खुद चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में या और देशों में जाकर ऑपरेट करने में सक्षम हो, जैसे कि चाइना ने किया। चाइना ने लगभग 2000 में आकर अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया। तब तक उनके देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका था और वो इतने कैपेबल हो चुके थे कि वो और देशों में जाकर ऑपरेट कर सकें और compete कर सकें जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे। लेकिन 1991 में इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, खासकर कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो इस व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी एलपीजी रिफॉर्म्स ठीक नहीं थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लोग कहते हैं कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ख़त्म हुई है, तो इसके बारे में बात करें अगर, तो हाँ, इंडियन इकोनॉमी जीडीपी के मामले में ग्रोथ तो हुई है। अगर आप 1991 के और 2019 के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो लगभग 1100% की ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या की बात करें तो इंडिया में 1991 से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ख़त्म हो गई हो, बल्कि अगर आप आज के हालात को देखेंगे तो यह समस्या काफ़ी बढ़ गई है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स को हम कैसे मान सकते हैं कि इसने बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म कर दिया, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि इससे इंडियन मार्केट अनस्टेबल काफ़ी हो गई है। पहले इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अब मार्केट बेस्ड सिस्टम है तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अनस्टेबल हो गई है। जैसे आप देखते हैं कि किसी एक कंपनी के शेयर गिर जाते हैं, किसी के बूस्टअप हो जाते हैं, तो वो सब फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से होते हैं। वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एक देश से अपना पैसा निकालकर किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे इकोनॉमी काफ़ी अनस्टेबल होती है और किसी एक देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। और कुछ समय बाद खबरें भी आई कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर जो उनका एजेंडा था इंडियन इकोनॉमी पे कब्जा करने का, उसको फिल कर लिया है, क्योंकि 1991 में इंडिया मजबूरी में था और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी मतलब बदल के रख दिया है। तो यह उनका एक एजेंडा था। ये न्यूज़ भी आई है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कटिंग को। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि कैसे जो बड़े बड़े या हम बोल सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़, वो कैसे एक अनडेवलप्ड देशों को या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली पुअर देशों को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने इस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। अमेरिका और यूरोप के अगर आप देशों के कंट्रीब्यूशन देखेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, तो उनका इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है।
तो वो अपने पैसे की पावर से दूसरे देशों का इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, और वहाँ के लोगों को, वहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से ख़राब करके रख देते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो श्रीलंका की हालत काफ़ी ख़राब है, और श्रीलंका ने IMF से हेल्प ली है, और IMF ने उनको हेल्प देने के लिए हाँ भी भर दी है, लेकिन उन्होंने वही टर्म्स एंड कंडीशन श्रीलंका के सामने भी रखी हैं। तो आप आने वाले कुछ सालों में, कुछ समय में देखेंगे कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो इस क्राइसिस से पहले थी उससे बिल्कुल बदल चुकी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।